16 साल का बेटा जो कि डे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था, एक बार वह अपने घर आता है जहां पर उसकी माँ अकेली रहा करती थी। माँ जो कि विधवा हो चुकी थी और वह परिवार मुस्लिम परिवार था। अब उसी दिन जिस दिन वह वहां पर आया था तो उसी दिन उस माँ के कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति आता है जो कि उनकी कंपनी का ज़्यादातर करता धरता था और वह एक हिंदू व्यक्ति था। उसने अच्छी तरह से तिलक लगा रखा था, गले में माला पहन रखी थी और चोटी भी थी। अब वह जैसे ही घर पर आता है तो ये जो लड़का था इसका, वह इसे देख लेता है। देखने के बाद अजीब सा मुंह बना लेता है और मन ही मन ढेर सारी बातें सोचने लगता है। उसके बाद जो वह हिंदू व्यक्ति है उसकी माँ से मिलने आया था वह तो मिलकर वहां से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बेटा होता है वह अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, क्या इन लोगों के साथ रिश्ते रखने ठीक है। अब इस बात को सुनकर माँ बेटी की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है और कहती है कि क्यों बेटा, क्या हुआ। तो वो कहने लगता है कि आपने देखा है ना सोशल मीडिया पर किस तरह का माहौल चला हुआ है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इनसे कोई भी रिश्ता रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आपको तो अपनी कंपनी में इन्हें काम करने देना ही नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर माँ को बड़ी हैरानी होती है और उसके बाद माँ समझ जाती है कि बेटा कहाँ चल रहा है और क्या राह उसकी बनी हुई है। तो उसके बाद वो अपने बेटे को एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसके चलते बेटे के अंदर जितनी भी नफरत होती है वो सारी की सारी निकल जाती है। क्या थी वो कहानी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मुंबई के अंदर एक घर होता है जिस घर के अंदर एक विधवा महिला रहा करती है। विधवा महिला का बेटा काफी दिनों बाद डे बोर्डिंग स्कूल से घर आया है और घर आने के बाद वह अपनी मां के साथ रहने लगता है, लेकिन यह ज्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करता है क्योंकि वहां पर अकेला रहा करता तो उसके पास फोन भी है और फोन में वो ढेर सारी वीडियोस भी देखा करता है। तो उसके दिमाग में वही सारी बातें घूमे करती हैं जो कुछ आजकल चल रहा है और उन्हीं बातों को घूमने की वजह से जो लड़का होता है जिसकी उम्र महज 16 साल है वह काफी ज्यादा इन बातों को लेकर नफरत अपने दिल के अंदर बैठा लेता है और उसे हिंदुओं से नफरत सी हो जाती है। इसके बाद जब अपने घर आता है तो वहीं पर उसकी मां की कंपनी में एक नीरज नाम का व्यक्ति काम किया करता था जो कि पंडित था और वह उसकी मां की कंपनी को अच्छी तरह से देखभाल किया करता था और सारे काम उसी को करने पड़ते थे। तो जब वह घर आता है तो मां कंपनी नहीं जा पाती है अपने बेटे के लिए और उसके बाद मजबूरन जो नीरज होता है उसे इसके घर तक आना पड़ता है। अब जैसे वो घर आता है तो यहाँ पर जो बेटा होता है वह उसे देख लेता है और देखने के बाद अपना मूसा चढ़ा लेता है। जब नीरज उसकी मां से मिलकर बातचीत करके कंपनी के सिलसिले में बात करता है और वहां से वापस चला जाता है तो उसके बाद जो बेटा होता है वह अपनी मां नाजिया से कहने लगता है कि मां, क्या ऐसे लोगों से संबंध रखना ठीक है, ये तो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हुआ करते। अब इस बात को सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्यों बेटा, क्या हुआ। तो वह बताता है कि मां, दरअसल सोशल मीडिया पर इस तरह से दिखाया जाता है और सही कहते हैं वो लोग, मुझे उनकी बातें ठीक लगती हैं और यही असलियत है। इस बात को सुनकर मां मुस्कुराती है और कहती है कि बेटा, तुम ना बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये धर्म वगैरह तो यहां पर बने हुए हैं, यानी कि ये ऊपर से बनकर नहीं आए। अगर ऊपर से आते तो कोई ना कोई ऐसी निशानी ऊपर वाला बनाकर भेजता जिससे साबित हो सके कि ये धर्म उसका है, ये धर्म उसका है। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अलग हो जाया करता है। इंसान तो सभी एक जैसे ही हैं, एक जैसी संरचना सभी की बनी हुई है और ऊपर वाले ने सभी को एक जैसा बनाया है। ये तो यहाँ पर आने के बाद कुछ लोग अपने अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के लिए उन्हें ये सारी चीजें दिखाकर उन्हें इस तरह से भड़का दिया करते हैं। बेटा जो होता है वो कहता है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है और मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की है इस बात पर और ऐसा ही है। हमारे धर्म के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छी बात कहते हैं और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो बहुत ही बेकार है, हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। इस बात को सुनकर जो माँ नाजिया होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ और उसके बाद तुम बताना क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद बेटा जो होता है वह भी उसके पास बैठ जाता है और बैठने के बाद जो नाजिया होती है उसे बताती है कि बेटा, आज से लगभग 10 साल पहले मैं मुंबई में ही रहा करती थी। तेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और पूरा के पूरा जो कुछ भी बिजनेस है वो सब कुछ मैं ही संभाला करती थी। अब मेरा मन होता है कि पटना में जो मेरे माता पिता रहा करते हैं, यानी तेरे नानी नानू, उनके पास जाने का। तो इसी वजह से एक शाम मैं मुंबई से पटना जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती हूँ और बैठने के बाद वो सफर तय होने लगता है। उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर बहुत सारे लोग हमारे धर्म के भी थे और बहुत सारे लोग दूसरे धर्म के भी थे।
उस टाइम तक मुझे भी लगा करता था कि अपना धर्म अपना है और दूसरे के धर्म से नफरत करनी चाहिए, और ऐसी ही कुछ मेरी भी विचारधारा थी। मैं वहां पर बैठी रहती हूं और बैठी बैठी जब एक स्टेशन आता है तो स्टेशन से उस डिब्बे के अंदर लगभग 7 से 8 लड़के चढ़ जाते हैं और सभी के सभी पूरी तरह से नशे में धुत थे। अब वो लोग चढ़ गए थे और सभी लोगों ने देखकर बातें बनाने लगते हैं कि देखो किस तरह से नशे में धुत है, अभी इतनी इनकी उम्र भी नहीं है। लेकिन जैसे वो ट्रेन उस स्टेशन से छूटती है तो उसके बाद वो सभी लड़के उन सभी खिड़कियों को बंद कर देते हैं जो कि बाहर जाने का रास्ता था, और उसके बाद ट्रेन के अंदर लूटपाट करने लगते हैं। अपने पास रखे हुए हथियार निकालते हैं और निकालने के बाद सभी को डरा धमकाकर उनके कीमती सामान छीनने लगते हैं। धीरे धीरे वो लोग घूमते घूमते मेरे पास तक भी आ जाते हैं और उसी ट्रेन के अंदर मेरे सामने वाली सीट पर नीरज नाम का यही व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसको अभी अभी तुम देखकर काफी ज्यादा घृणा कर रहे थे, और वहां पर उसकी उम्र उस टाइम पर लगभग 22 साल थी। उसके बाद जब वह बैठा हुआ था तो वो लोग मेरे पास भी आते हैं और मुझसे भी सामान छीनने लगते हैं। इससे भी सामान छीन लिया था, इसके जो कुछ भी पैसे रुपए थे थोड़े बहुत इसके पास, और साथ में मेरे पास जो जेवर थे उन जेवरों को छीनने लगते हैं। अब ये जेवर छीन लेते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, छीन छान के वहां से चले जाते हैं और उसके बाद ट्रेन में और इधर उधर घूमने लगते हैं कि किसी के पास कोई सामान रह गया हो तो उसे दोबारा जाकर देख लेते हैं। थोड़ी देर में दूसरा स्टेशन भी आने वाला था, लेकिन जैसे दूसरे स्टेशन को आने में थोड़ी देर होती है तो उसी दौरान उनमें से एक लड़का, यानी कि जो 7-8 बदमाश उस गाड़ी के अंदर घुसे थे, उनमें से एक लड़का घूमता घूमता मेरे केबिन के बाहर से निकलता है, और जैसी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है तो ना जाने उसे क्या सूझती है, वह मेरे पास आ जाता है और मेरे साथ गलत हरकत करने लगता है। अब मैं इस बात का विरोध करती हूं, लेकिन उसके पास हथियार था और उस हथियार के दम पर वो मुझे चुप करा देता है। लेकिन मेरे सामने जो 22 साल का नीरज बैठा हुआ था, इससे ये बात सहन नहीं होती है और यह उसे चुप हटाने लगता है, कहता है कि हट जाओ यहां से, ऐसा मत करो। अब उस व्यक्ति के पास तेजधार हथियार था और यह उस तेजधार हथियार से उसके ऊपर वार भी कर देता है। वहां पर डिब्बे में और जो लोग बैठे हुए थे कोई भी इस चीज का विरोध नहीं करते हैं और वह अपने दोस्तों को आवाज लगाकर भी यहां पर बुला लेता है। लेकिन उसके बाद भी जब उसने उस पर वार कर दिया था तो उसके बाद भी जो नीरज होता है वह दोबारा से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद मेरी रक्षा करने लगता है और उन लोगों को दूर भगाने लगता है। अब यहां पर नीरज घायल हालत में भी नाजिया को बचाने की कोशिश कर रहा था और वो लोग कैसे भी करके उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि चलो स्टेशन आ गया है और हम लोग चलते हैं, वरना कोई ना कोई पकड़ लेगा। ऐसा कहकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो नीरज होता है वह एक के पैर पकड़ लेता है और उसको जाने से रोकने लगता है। यहाँ पर जो नाजिया होती है वह भी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो वह लड़का होता है जो कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, वह नाजिया को धक्का देता है और धक्का लगने की वजह से वह पीछे उस खिड़की में जा लगती है, जो खिड़की उस कैबिन के अंदर थी। वहां पर लगने की वजह से नाजिया एकदम से बेसुध हो जाती है और उसके बाद जो नीरज होता है वह सीधा नाजिया के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। अब उसके बाद वो लोग तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उस डिब्बे के अंदर बैठे हुए कुछ मुस्लिम लोगों ने भी ये नहीं देखा था कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो हम सभी लोग मिलकर संघर्ष करें और हम चाहे तो इसे बचा सकते हैं। लेकिन वहां पर उन लोगों के पास हथियार थे और हथियारों की वजह से कोई भी उनके सामने आने की कोशिश नहीं करता है, जबकि नीरज ने उसको एक तरह से बचा ही लिया था। इसके बाद नीरज अपनी शर्ट निकालता, शर्ट निकालने के बाद उसके सर पर बांधता है और जैसे स्टेशन आ जाता है तो स्टेशन आने के बाद वहां से आरपीएफ के जवानों को बुलाया जाता है और वो लोग आनंद फानन में उन दोनों घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद वहां पर नाजिया को एडमिट किया जाता है। नाजिया का काफी सारा खून बह गया था, सर पर चोट गहरी लगी थी इसी वजह से, और वह पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। जबकि नीरज को होश आ गया था और होश आने के बाद जब डॉक्टर साहब से पूछता है कि उनकी हालत कैसी है, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, बाद में बता सकते हैं क्योंकि इनका बहुत ज्यादा खून बह गया है, जब इन्हें होश आ जाए तो उसके बाद कुछ कह सकते हैं। अब जो नीरज होता है वह काफी ज्यादा बड़े धर्म संकट में था, क्योंकि नीरज को फिलहाल अपनी माँ की इलाज के लिए भी जाना था। उसकी मां की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और वही पैसे थे उसके पास जिन पैसों को उन लोगों ने छीन लिया था। उसके बाद वह सोचता है कि मैं अपनी मां के पास जाता हूं, लेकिन यहां पर जो नीरज होता है नाजिया की हालत देखकर उसे छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि उसका कोई भी परिजन यहां पर नहीं है जो उसकी देखरेख कर सके। तो इसी वजह से नीरज वहीं पर रहता है। तकरीबन 4 से 5 दिन में नाजिया को होश आता है और जैसे ही उसे होश आता है तो उसके बाद नीरज उसके पास जाता है। हालांकि नाजिया को पता है कि नीरज ने उसके लिए कितना संघर्ष किया है, उसको भी चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी नाजिया जब नीरज उससे पूछता कि कैसी तबीयत है तो वह कहती कि मैं तो ठीक हूं, आप बताओ आप कैसे हो।
आपको भी तो चोट लगी थी। तो नीरज कहता है कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, अब आप ऐसा करो अपने घर वालों में से किसी को बुला लो, क्योंकि मुझे तो जाना है, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो नाजिया होती है वो कहने लगती है कि मेरा तो घर पर कोई भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको डे बोर्डिंग स्कूल में डाल रखा है, तो मेरे आने वाला कोई भी नहीं है। अगर आप बुला सको तो मेरे माता पिता को बुला दो जो कि बिहार के पटना में रहा करते हैं। उसके बाद जो नीरज होता है वो उनसे उसका एड्रेस लेता है और उन्हें यहाँ पर बुलाने लगता है। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक वह यहीं पर रहने का फैसला करता है और जैसे वो लोग आ जाते हैं तो उसके बाद नीरज जाने के लिए कहने लगता है। अब जब नीरज जाने के लिए कहने लगता है तो जो नाजिया होती है वो कहती है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बच चुकी है, तो ये छोटा सा एहसान मुझे अपने आप पर करने दो। अब इस बात को सुनकर नीरज मना करता है, क्योंकि जब वो लोग अकेले थे तो उन लोगों ने बातें की थी और बातों के दौरान नाजिया को पता चला था कि नीरज जो है वो दो भाई हैं। बड़ा भाई भी मुंबई में रहकर काम किया करता है और छोटा भाई भी मुंबई में जाकर काम करने लगा था। उनकी एक छोटी बहन है और साथ में उसके माता पिता हैं। अभी अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है और डॉक्टर साहब जो है वह काफी सारे पैसों में इलाज करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई पैसे नहीं है। जो भी थोड़े बहुत पैसे वो मुंबई से ला रहा था उन पैसों को उन लोगों ने छीन लिया है। अब उनके पास पैसे नहीं है तो नीरज बार बार कह रहा था कि मैं जाता हूँ, माता पिता को बता देता हूँ, वो लोग मेरी राह देख रहे होंगे, उनके पास पैसे नहीं है। तो नाजिया अपने पास से उसे पैसे देने के लिए कहती है कि तुम चिंता मत करो, अपनी माँ को या तो यहीं पर ले आओ या फिर तुम ऐसा करना कि मेरे साथ टच में रहना, मैं तुम्हारी माँ के इलाज के पूरे पैसे दे दूंगी। नीरज मना भी करता है, लेकिन जब नाजिया के माता पिता को ये सारी बात पता चलती है कि नाजिया की इज्जत आज उसी की वजह से बच चुकी है और उसकी जान भी बची है इसी की वजह से, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर वो उसके सर पर कपड़ा नहीं बांधता तो शायद आज नाजिया इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाती। तो उसके माता पिता भी कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, तुम बिहार के पटना के आसपास के ही हो ना, तो वहां पर हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद नाजिया अपने पिता को उसके साथ भेजती है और उसका पिता जाकर उसकी मां का इलाज करवाता है। जबकि यहां पर अब तक जो नीरज का पिता था वह जमीन को गिरवी रखना चाहता था, इधर उसका जो भाई था मुंबई में था वह इधर उधर से लोन अरेंज कर रहा था ताकि उसकी मां की जान बचाई जा सके। नाजिया के माता पिता उसकी अच्छे से मदद करते हैं और मदद करने के बाद उसकी मां की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद नाजिया को नीरज की पूरी कहानी पता थी और साथ में पिता के थ्रू उनका पूरा एड्रेस भी पता चल गया था। नीरज तो वापस मुंबई चला जाता है, लेकिन जो नाजिया होती है मुंबई जाने के पहले उसका एड्रेस लेती है पटना में जाकर, और एड्रेस लेने के बाद सीधा मुंबई में नीरज और उसके भाई के पास चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वह उनको अपनी कहानी बताती है, कहती है कि देखो कारोबार तो मेरे पास अच्छा खासा है, लेकिन जिंदगी एकदम से उदास हो गई है क्योंकि मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे हॉस्टल में पढ़ा करते हैं, लेकिन अब मुझे ना कारोबार संभालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और बिल्कुल भी मैं पूरी तरह से हताश और उदास हो गई हूं। केवल बच्चों के लिए जिया करती हूं और अगर तुम लोग चाहो तो मेरी कंपनी में क्या काम कर सकते हो। अब नाजिया के और उसके पति की जो कंपनी थी वह कालीन बनाया करती थी और बहुत बड़ा कारोबार उनका था। तो इसी वजह से जो नीरज और उसका भाई होता है सूरज, वो दोनों के दोनों उसकी कंपनी में काम करने लगते हैं और इसके बाद उन दोनों के घर तक का आना जाना हो जाता है। कभी भी नाजिया के घर में कोई ऐसा फंक्शन हुआ करता है तो नीरज और उसका भाई सूरज आया करते हैं। इधर जब सूरज के घर में या नीरज के घर में कोई फंक्शन हुआ करता है तो नाजिया भी वहां पर जाया करती है। यहां तक कि नाजिया उस घर को अपने घर से बढ़कर माना करती है और उनकी बेटी की शादी में उसने बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। इसी वजह से नीरज और सूरज जो दोनों भाई हैं वो भी उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देते हैं, पूरे बिजनेस को हैंड ओवर कर लेते हैं और पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसको सारा रुपया पैसा दिया करते हैं, यानी कि पूरा हिसाब किताब उसे समझाया करते हैं। नाजिया अपनी जिंदगी में अब अपने बच्चों के लिए जीवन जी रही है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वह देखती है कि बेटा इन लोगों से नफरत किया करता है तो उसके बाद वह उसे पूरी कहानी सुनाती है और इस कहानी को सुनने के बाद बेटा की सारी नफरतें धरी के धरी रह जाती हैं और वह आंखों में आंसू ले आता है। कहता है कि माँ सच में ही इंसानियत सबसे बड़ा धर्म हुआ करती है, क्योंकि माँ बताती है कि बेटा उस डिब्बे के अंदर कुछ मुस्लिम परिवार भी थे, लेकिन हथियारों की वजह से वो कोई भी आगे नहीं बढ़ता है और बिल्कुल से हमसे दूरियां बढ़ा लेते हैं। लेकिन उस बच्चे की उम्र भी ज्यादा नहीं थी और उसने मेरी इज्जत को लुटते हुए देखकर एकदम से ये कदम उठा दिया। उसकी वजह से उसे चोट भी आ गई थी और चोट खाने के बाद भी दोबारा उठना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, उसने सब कुछ किया है। इसके बाद जो बेटा होता है नाजिया का, वह कहता है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और चलो मैं अंकल से माफी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पर जो नाजिया होती है वह उनसे भाई का नाता रखा करती है और वो लोग भी उसे अपनी बहन समझा करते हैं। अब जैसे नाजिया अपने बेटे के साथ वहां पर जाती है तो उसके बाद जो लड़का होता है नाजिया का, वह एकदम से नीरज के पैर पकड़ता है और उससे माफी मांगने लगता है। तभी यहाँ पर जो नीरज होता है वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है दीदी ये क्या हो रहा है, ये माफी मुझसे क्यों मांग रहा है। तो उसके बाद नाजिया कहती है कि भाई मैंने इसे वो कहानी
कहानी सुना दी, वो ट्रेन बारी। वो ट्रेन वाली कहानी को सुनकर इसे एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा ये सोशल मीडिया पर देखा करता है। नाजिया उसे पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से तुम घर आए थे और घर आने के बाद इसने मुंह बना लिया था, और जब तुम वहां से वापस लौट जाते हो तो उसके बाद ये ऐसी ऐसी बातें कहता है। इस बात को सुनकर जो नीरज होता है वह हंसने लगता है और कहता है कि बेटा ये दिमाग से निकाल दो जो चीजें तुम्हारे दिमाग में भर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिखाया जाता है काफी बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, और इन चीजों में अगर पड़ गए तो जीवन पूरी तरह से बर्बाद है। सबसे बड़ा एक ही धर्म हुआ करता है जो कि इंसानियत का धर्म है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत है तो धर्म चाहे कोई भी हो वो अच्छा इंसान ही होता है, लेकिन अगर इंसानियत नहीं है किसी भी जीव को लेकर या किसी भी व्यक्ति को लेकर तो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। इस बात को कहते हुए जो नीरज होता है वो उसे समझाता है, लेकिन तभी जो लड़का होता है नाजिया का वह कहने लगता है कि अंकल कहां पर लगी थी आपको चोट? मम्मा बता रही थी कि आपके कंधे पर चोट लगी थी। तो उसके बाद जो नीरज होता है मुस्कुराता है और कहने लगता है कि सच में तुम्हें अभी विश्वास नहीं है ना, ये लो मैं दिखा देता हूं। ऐसा कहकर वो अपनी कमीज के शर्ट के बटन खोलता है ऊपर वाले, और उसके बाद कंधे से अपनी शर्ट को खिसकाता है और कहता है कि देखो बेटा ये है वो चोट। इस बात को सुनकर यहां पर जो नाजिया का बेटा होता है उसे पूरी तरह से विश्वास हो जाता अपनी मां की बातों पर, क्योंकि मां ने भी बताया था कि दाहिने कंधे में ऊपर की तरफ चोट आई थी जब उसने तेजधार हथियार से वार किया था। उसके बाद उसे विश्वास हो जाता है और वह एकदम से नीरज से माफी मांगता है, और साथ में नाजिया अपनी मां से भी माफी मांगता है जो उसने अब तक भी इस बात को लेकर शक किया था। इधर यहां पर उसके नाना नानी को भी यह बात पता चलती है कि उनका जो नाती है वो गलत राह पर चलने की कोशिश करता है, तो वो लोग भी उन्हें समझाते हैं, क्योंकि उस दिन के बाद से उस परिवार की पूरी सोच बदल चुकी थी, क्योंकि इंसानियत हर किसी के अंदर वास किया करती है। न जाने कब कौन इंसान काम आ जाए, तो धर्म वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता। ऐसा सोचकर वो लोग एक तरह से सेकुलर किसी जिंदगी जिया करते हैं, और आज तक भी वो लोग इसी तरह से जीवन जी रहे हैं। कभी भी नीरज के परिवार पर कोई भी मुसीबत आया करती है तो नाजिया डटकर उस मुसीबत का सामना किया करती है। इधर नाजिया के परिवार पर अगर कोई भी मुसीबत आया करती है तो नीरज और उसका भाई सूरज डटकर उस मुसीबत का सामना करते हैं। नाजिया ने नीरज और उसके परिवार के लिए बहुत अच्छा घर पटना के अंदर भी बनवा दिया है, और साथ में मुंबई के अंदर भी बहुत अच्छा घर है। फिलहाल नीरज अपने माता पिता के साथ और अपने बड़े भाई और भाभी के साथ यहीं पर रहा करता है। नीरज की भी शादी हो चुकी है, उसके भी बच्चे हैं, और उन दोनों का घर तक का आना जाना है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़का अपनी मां के घर पर आए हुए हिंदू व्यक्ति को देखकर चिढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद जब उसकी कहानी उसके सामने आती है तो वह रो रोकर मां से माफी मांगने लगता है। आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।